जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आ रहे हैं भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं हम एक एक पॉइंट तो नहीं उठा रहे, जो मुख्य पूछे जाते हैं आज हम उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर, वर्ष घटनाएं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, पहला हमारा पॉइंट आ जाता है 226 ईसा पूर्व। तो 226 ईसा पूर्व में भारत पर एक महान आक्रमण हुआ है सिकंदर का। भाई एक कहावत आप लोगों ने सुनी है, कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था और इसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सेकंड पॉइंट दोस्तों हम आ जाते हैं 269 ईसा पूर्व में अशोक की ताजपोशी। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि 273 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्यारोहण करवाया और 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक करवाया था। तो राज्याभिषेक अशोक का 269 में और 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। तो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, जो अशोक के जीवन का सबसे एक अहम युद्ध माना जाता है, कलिंग का युद्ध। और कलिंग दोस्तों कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध ना करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म की ओर झुकाव गया। तो ये एक अहम युद्ध माना जाता है 261 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत दोस्तों विक्रमादित्य ने किया था। तो विक्रम संवत विक्रमादित्य ने चलाया दोस्तों। कब चलाया था? 58 ईसा पूर्व में चलाया था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 78 ईस्वी। तो 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया। तो 78 ईस्वी को शक संवत दोस्तों क्यों चलाया गया? तो राजा कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था, शक संवत। और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर दोस्तों इसी शक संवत पर आधारित है। तो 78 ईस्वी में शक संवत आता है। 320 ईस्वी में गुप्त संवत या गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त संवत, अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं दोस्तों, तो गुप्त साम्राज्य 240 ईस्वी में शुरू हुआ। तो 240 में आ जाएगा यहाँ पर, 240 ईस्वी में शुरुआत हुई। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों गुप्त संवत, अगर हम संवत की बात करते हैं तो संवत जो है 319वां बीस में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। गुप्तवंशी शासक थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया दोस्तों। और 380 से 412 जाएगा दोस्तों, ये 412, 380 से 412 तक ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल रहा, जो गुप्त वंश के एक पराक्रमी शासक माने जाते हैं। और ये वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं जिन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी करवाए थे। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में बहुत सारे जैसे फायान आया था और इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहते थे। और इन्होंने मंदिर कला को काफ़ी बढ़ावा दिया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने दिया था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं चीनी यात्री फायान। तो प्रथम चीनी बौद्ध यात्री फायान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था और 412 में चला गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 406 से 447 तक हर्षवर्धन का शासनकाल है, जो दोस्तों थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के शासक थे और इन्होंने वर्धन वंश के नाम से शासन किया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हिजरी संवत। तो दोस्तों हिजरी संवत कितने चलाया था? तो हिजरी संवत दोस्तों मैं आपको बता दें कि हिजरी संवत आप लोगों को पता होगा कि मोहम्मद साहब के बारे में आप लोगों को पता होगा कि मोहम्मद साहब का जन्म 570 मक्का में हुआ था। तो 622 में इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। जिस समय इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी तो मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में
इन्होंने हिजरी संवत चलाया था दोस्तों। अब हम आ जाते हैं 633 से 646 के मध्य चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग। तो दोस्तों आप लोगों ने ह्वेनसांग का नाम सुना होगा, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 712 ईस्वी, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में भारत आया था। और मोहम्मद बिन कासिम इराक के शासक अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था दोस्तों, और 712 में इसने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में। ये आपके राजा जयपाल पर आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी का पहला आक्रमण था 1000 ईस्वी में राजा जयपाल पर, क्योंकि महमूद गजनवी 1000 से 1027 तक इतने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं ये आपका 1026। तो थोड़ा सा यहाँ हमको मिस्टेक लग रहा है दोस्तों, ये 1026 नहीं है, 1025। तो 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। और सोमनाथ का मंदिर दोस्तों गुजरात में पड़ता है। उस समय गुजरात पर चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम शासन कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है 27 में। तो दोस्तों 27 में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। अंतिम आक्रमण कौन सा था दोस्तों? सिंधु के जाटों का आक्रमण। तो 27 में सिंधु के जाटों का आक्रमण था दोस्तों। ये इसका अंतिम आक्रमण, सिंध के जाटों का आक्रमण, ये महमूद गजनवी का दोस्तों अंतिम आक्रमण था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 1191 ईस्वी। थोड़ा सा लाइनिंग इधर से इधर आ गई है। तो 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया दोस्तों। और इस युद्ध में जो 91 युद्ध में प्रथम तराइन का युद्ध लड़ा गया, तो मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। और दोस्तों इसके बाद आ जाता है 1192। तो 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद दोस्तों मोहम्मद गोरी ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और इनके दोनों आँखों में कीले ठोकवा दिया था और बंदी गृह में डाल दिया था। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं 1206। तो 1206 ईस्वी में ये दिल्ली सल्तनत में मुग़ल वंश की नींव। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि मुग़ल वंश की स्थापना 1206 में किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दोस्तों। कहाँ की थी? लाहौर में की थी। और गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला है दोस्तों। और संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अब 1221 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 1221 में इल्तुतमिश का शासनकाल रहा है, क्योंकि इल्तुतमिश का शासनकाल दोस्तों 1211 से 1236 तक रहा। और इल्तुतमिश के समय की जो मुख्य घटना मानी जाती है दोस्तों, 1121 में चंगेज खां, प्रथम मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का सिंध पर आक्रमण यानी भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं रजिया बेगम का शासनकाल क्या है दोस्तों? 1236 से 1240 है। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं कि 1290। तो 1290 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अभी हम लोगों ने आपसे चर्चा किया था हमने कि 1206 से 1290 ये दोस्तों गुलाम वंश की हुकूमत है। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे क्यूमर्स, जिसकी हत्या 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी क्रांति के तहत की थी। और इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 में। अब हम आ जाते हैं दोस्तों 1296 की अगर हम बात करते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी का सिंहासन पर बैठना। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी
जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। 1296 में जब भिलसा और देवगिरी के सफल सैन्य अभियान के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी वापस आ रहा था तो जलालुद्दीन उससे मिलने कड़ा मानिकपुर गया, जहां गले मिलते समय अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और शासन की बागडोर दोस्तों अपने हाथों में ले ली। तो अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत 1296 से शुरू होती है और 1316 तक गई है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 1320। तो 1320 में दोस्तों मैं आपको बता दें कि खिलजी वंश के बाद आपके वंश आता है तुगलक वंश। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो मलिक। मुबारक खिलजी था जिसने अपनी सुरक्षा से शासन की बागडोर खुसरो मलिक को सौंप दी और खुसरो मलिक को 1320 में दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक, यहाँ हमने लिख दिया है गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक की दोस्तों उपाधि धारण की थी। तो गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की थी। तो 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई दोस्तों। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक की ताजपोशी हुई। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि गयासुद्दीन तुगलक की 1325 में गयासुद्दीन तुगलक ने की मृत्यु के बाद इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 25 में शासक बना और 51 तक इसकी हुकूमत रही। और 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर की स्थापना की थी दोस्तों। और 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बामनी राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते 1347 में, आपके सामने उन्हें बता ही दिया है। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में इसके आगे फिर हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।